नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि क्या ईरान से लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल उगाही पर उतर आए। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां गोलियां अमेरिका की होंगी, सैनिक अमेरिका के होंगे, लेकिन उसका बिल कोई और भरेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी ही रणनीति का संकेत दिया है जिसने खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया है। यह संकेत मिला है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के बयान से, जिसमें कहा गया कि ट्रंप अरब देशों से युद्ध का खर्च उठाने को बोल सकते हैं। अगर यह आशंका हकीकत में बदलती है तो इसका मतलब क्या होगा, समझिए। मतलब बहुत साफ है, ट्रंप की पॉलिसी क्लियर है, युद्ध का सामान हमारा लेकिन भुगतान आपका। जाहिर है एक पक्ष इसे सिक्योरिटी ब्लैकमेल कहेगा, लेकिन दूसरा पक्ष इसे व्यावहारिक कारोबारी रणनीति का भी नाम दे सकता है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक जिस अमेरिका को दुनिया ने ग्लोबल पुलिस वाले के रूप में देखा है, क्या उसका नया अवतार भाड़े की फौज के रूप में होने जा रहा है? 1991 के खाड़ी युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब हालात और थे। आज 2026 में जब दुनिया पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, क्या सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अपनी तिजोरी अमेरिका के लिए खोलेंगे? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी समझ भारत के संदर्भ में भी होनी चाहिए। हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि अगर मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैलती है, अगर अमेरिका ग्लोबल उगाही करता है, अगर तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा? क्या ट्रंप का पे एंड फाइट मॉडल दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा, या फिर ऐसे आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी जिसका अंत एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़ता दिखेगा? बात नैतिकता की भी है, क्योंकि अगर अमेरिका सिर्फ उन्हीं देशों के लिए लड़ेगा जो पैसे देंगे, तो फिर नाटो जैसे संगठनों और सुरक्षा के नाम पर होने वाली संधियों या समझौतों का क्या मोल रह जाएगा? शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जब ईरान के तबरीज शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया जा रहा था, जब ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के मलबे उत्तरी इजराइल की एक इमारत को नुकसान पहुंचा रहे थे, जब ईरान ये दावा कर रहा था कि उसने दुबई के बंदरगाह के पास एक कुवैती तेल टैंकर पर हमला कर दिया, उसी वक्त ट्रंप सरकार एक बड़ा ऐलान कर रही थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि क्या अरब देशों को युद्ध का खर्च उठाना चाहिए, जैसा कि 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान भी हुआ था, तो इस पर उन्होंने बिना लाइन क्रॉस किए सब कुछ कह दिया। Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. ट्रंप सरकार ऐसे वक्त में युद्ध का खर्च मांगने पर विचार कर रही है, जबकि वो घर के अंदर इसी मुद्दे पर घिरी हुई है। डेमोक्रेट सांसद एडम शिफ ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए मांगे जा रहे एक्स्ट्रा 200 अरब डॉलर के बजट का असर आम लोगों की स्वास्थ्य सेवा पर पड़ सकता है। ट्रंप सरकार हेल्थ केयर के खर्च में कटौती कर सकती है। ट्रंप के विरोधी ये भी कह रहे हैं कि युद्ध का ये खर्च हर अमेरिकी परिवार पर करीब 1400 डॉलर यानी करीब 1,31,000 रुपए के बोझ के बराबर है। ट्रंप के खिलाफ ये आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं कि सरकार युद्ध के लिए जो 200 अरब डॉलर यानी 19 लाख करोड़ रुपए मांग रही है, उतने में तो कई नए अस्पताल बन जाएंगे। तो आपको बताऊं कि आज सवाल इंडिया का क्या है। आज सबसे पहले सवाल इंडिया का यह कि ट्रंप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं। अरब देश ट्रंप की सुनेंगे या रूस चीन की ओर बढ़ेंगे? मजबूरी में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है अमेरिका। ट्रंप महंगाई भी बढ़ाएंगे और उगाही भी करेंगे। सवाल यह भी है और यह भी कि ट्रंप के वॉर टैक्स का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं आज परिचय कराऊं आपका। मेजर जनरल के सिन्हा स्टूडियो में हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी जुड़ गए हैं। आप देखिए पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमेरिका से हमारे साथ विभूति झा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ
आसिफ रमीज दाऊदी सीधे सऊदी अरब से जुड़ गए और हमारे साथ जुड़ गए हैं नजर अब्बास रिजवी साहब जो कि स्कॉलर हैं, ईरान से सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले तो रमीज साहब आपके पास आ रही हूं क्योंकि मुझे ये जरा पूछना है, अलग अलग देश पैसे दीजिए युद्ध हम लड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति अगर आती है तो कैसे लेगा इसे सऊदी अरब? देखें, सबसे पहले बताऊं कि 32 दिन हो गए हैं। 32 दिन होने के बाद जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। जहां तक ट्रेड और बिजनेस की नीति का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि चाहे सऊदी अरब हो या इस इलाके में जो भी दूसरे कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरब, इनका सबसे पहला जो एक स्टैंड रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए भी आप लोग देख रही होंगी, कि किसी भी तरीके से रीजनल एस्केलेशन नहीं है। और जब रीजनल एस्केलेशन नहीं होगा तो जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि कैसे इसकी पॉकेट, हमारे और आपके पॉकेट पे इसकी मार पड़ती है। आप देखें, गल्फ की तरफ से, खाड़ी की तरफ से होता हुआ ये पूरा रेड सी की तरफ जाएगा, ग्लोबल शिपिंग पे तमाम चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाएंगी, हो रही हैं। तो 32 दिन हो गए, दूसरा महीना है, इसमें देखें युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है। अब ये पैसे देने की बात, ये लेने की बात, तो आने वाले वक्त में चीज़ें आएंगी सामने, क्योंकि अभी तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरीके से जो एक ट्रिपल-D पे बात चल रही है, जिसपे कोशिशें हो रही हैं, वो डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी-एस्केलेशन, उसमें कहाँ किस हद तक कामयाबी मिलती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, ये पहले भी मैं कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि ये वक्त जरूर आएगा और जल्द आएगा कि रीजनल एस्केलेशन भी रुकेगा, डी-एस्केलेशन होगा। और जब डी-एस्केलेशन होगा और जब पीस की तरफ रास्ता जाएगा, जब जाना ही पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें अपने आप ही इन सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। वरना कहने के लिए तो ट्रंप कुछ कहते हैं, वो कहते ही रहते हैं, और उसके बाद दूसरी बात जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, ये वॉर के नैरेटिव्स होते हैं। और इससे एक बात का तो ये ज़रूर पता चलता है कि किस तरीके से जो इस युद्ध में खर्च होता है, जो खर्च का जो एक बोझ आ रहा है, जो अमेरिका के अंदर वहाँ की जनता किस तरीके से आक्रोशित हो रही है, इससे अंदाज़ा लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है बिजनेसमैन के एतबार से भी कि कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। पहले तो दूसरे तरफ से मल्टीपल प्रेशर रहे होंगे, लेकिन अब एक नई चीज़ आ रही है और उस पर जो मैं स्टेटमेंट सुन भी रहा था, उसमें ये कहा गया है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, एक आइडिया है जिसपे यकीनन ही विल बी इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसके बाद क्या होता है। इंटरेस्टिंग बात, आपको ये इंटरेस्टिंग बात लग रही है, लेकिन सोचिए कि युद्ध लड़ेगा अमेरिका, अपनी गोली चलाएगा अमेरिका, अपनी दादागिरी चलाएगा अमेरिका, लेकिन बिल भरेंगे आप और बिल भरेंगे दुनिया के अलग अलग खाड़ी देश। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे सीधे सीधे नीति साफ कर देंगे तो ये तो एक तरह का वसूली टैक्स हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं जरा रिजवी साहब के पास जा रही हूँ, उनको ले लीजिए जरा। रिजवी साहब को ईरान से सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे साथ विभूति झा अमेरिका से जुड़े हुए हैं। विभूति जी, क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस नीति पर वाकई विचार करेंगे? क्योंकि कैरोलिन लेविट अभी कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, लेकिन अभी उन्होंने इसको पूरी तरह लागू नहीं किया, वो खुद बताएंगे। देखिए सुचरिता जी, आपने बहुत जोरदार आवाज में कहा कि खर्च कौन उठाएगा, राइट? लड़ाई उनकी, भाड़ा कोई और दे रहा है। तो अगर आप इस ईरान इराक वॉर को छोड़ करके वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरफ जाएं, तो वो भी यूरोपियन इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म की टेरिटोरियल वॉर थी। वहां भी भरपाई की कॉलोनियल आर्मी ने अपनी जान दे करके। उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये जो युद्ध का जो मामला है, ये बड़ा अच्छा सा एक सेंटेंस है, और अंग्रेजी का सेंटेंस है, मैं उसको भी हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इट। ह्यूमन माइंड इज वायर्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स इन सच अ वे दैट all it matters is whether you are supplying bullets or bandages or both. तो लड़ाई जो है ईरान और इराक की जो है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ट्रंप हैज नॉट डिस्कवर्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। लड़ाई तो, युद्ध जो है, ये तो कब से चला आ रहा है, किसी जमाने से चला आ रहा है। आज की तारीख में फर्क ये पड़ गया है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के टेक्टोनिक शिफ्ट होने की वजह से जो रेवोल्यूशन आया है, आज हम और आप दुनिया के कितने कोने में बैठे हुए एकदम मुआयना कर रहे हैं, एकदम इकट्ठे इसी समय में। किसी जमाने में वो प्रेस की रिपोर्ट से आती थी, खबरें पढ़ते थे, आज हम मुआयना कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा नजरिया अलग हो गया है। भाई लड़ाई का मामला तो हमेशा वही रहा है। एक बात और सोचने की है यहाँ पे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बेयर। जिहाद एंड क्रूसेड्स
have been going on forever. It has been going on forever. Please consider this debate also as in many manifestations. विभूति जी, क्या ये जिहाद और क्रूसेड है? क्या आप ये मान रहे हैं कि ये सीधे क्रूसेड और वर्सेस जिहाद है? हम क्योंकि इसे यूरेनियम, हम इसे न्यूक्लियर बम खत्म करने के लिए एक लड़ाई, या फिर ईरान की शक्तियां सीमित करने के लिए एक लड़ाई, या तेल की एक लड़ाई ना देखें, इसे सीधे सीधे धर्म के युद्ध के रूप में देखा जाए क्या? इसको भी विचार करना पड़ेगा। आप इस बात को बिल्कुल सही कह रही हैं। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, शायद ये तेल की लड़ाई है, ये टेरिटोरियल एम्बिशंस की लड़ाई है। नहीं सर, क्योंकि अगर ये धर्म की लड़ाई होती तो खाड़ी देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े होते। धर्म की लड़ाई होती तो पाकिस्तान के लिए ये असमंजस की स्थिति नहीं होती कि हम यहाँ जाएं या वहां जाएं। मुझे नहीं पता है, क्योंकि इस वक्त जी देखिए, ऐसा है सुचरिता जी, वॉर एंड पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। थिंक अबाउट इट लाइक दैट एंड डोंट एवर लीव एनीथिंग टू चांस। सर, मैं तो आपकी बात मान रही हूं विभूति जी। आई एम एब्सोल्युटली इन सिंक विद यू। मैं आपके साथ बुरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है उसमें आप ये देखिए कि किस तरह से चालें चली जा रही है, मोहरे कैसे चले जा रहे हैं। पहले युद्ध में इस तरह आ जाओ, सारे हमले मेजर जनरल सिन्हा हो रहे हैं खाड़ी देशों पर। अब अमेरिका के बेसिस खाड़ी देशों में क्यों है? इसीलिए है कि अमेरिका वहां पर एक तरह से अपना होल्ड भी चाहता है और उस एवज में वो एक सिक्योरिटी भी दे रहा है उन खाड़ी देशों को। तो अब तो सीधे बात यह है कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, जैसे होता है ना बॉडीगार्ड्स, पैसे दीजिए, बॉडीगार्ड्स खड़े कर दीजिए। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे कह रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे, पहले वसूली तो कराइए, पैसे तो दीजिए। देखिए सुचात्रा जी, जय हिंद आपको। जय हिंद सर। और पूरा गेम यही है, कोई गेम दूसरा नहीं है। ये पूरा पेट्रोल डॉलर का है और तेल का है, क्योंकि पेट्रोल डॉलर से ही, तेल से ही पेट्रोल डॉलर की जन्म हुई है। पूरा अमेरिका का जो ऊपर आना, देखिए 1939 में अमेरिका नहीं था, सुपर पावर नहीं था उस समय, यूके था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यूके खत्म हो गया 6 सालों में और अमेरिका उभर के आ गया। पूरा गेम वहीं से चला है। और क्या, किस तरह से उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में डाला, और आपको हैरानी होगी 39 में अमेरिका ज्वाइन नहीं किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो तो 43 में आकर के उसके बाद ज्वाइन करके पूरा का पूरा वो चौधरी बन गया पूरे, और इतने समय तक चला है। आज लड़ाई केवल है तो वो है आपके तेल से और उससे पेट्रोल डॉलर को कमाना। वेनेजुला में यही हुआ, उन्होंने सोचा वेनेजुला में हो गया तो हम ईरान में भी कर जाएंगे। और आज के दिन में यदि आप देखें, ये जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें चाहे स्ट्रेटजिकली मिलिट्री, उसके अंदर में यही है। और दूसरा जो उनको पर है 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर का स्टेट डेट है। वो कहते हैं ना मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं वेनेजुला से कर लेंगे, कुछ यहाँ से कर लेंगे, अगेन वी इमर्ज फॉर सम टाइम। बट 21वीं सदी के जो पहले हाफ 2025 के बाद 2026 में हम आए, सेकंड जो हमारा जो क्वार्टर चल रहा है, इसमें आप परिस्थितियों को टोटल बदला, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं अभी, खास करके ईरान जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर से टोटल चाहे। और आप देखिए कौन से खाड़ी देश हैं जो आप जीसीसी से जो 6 कंट्रियां हैं, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतार हो, यूएई हो और या ओमान हो, यही की प्रॉब्लम है ना, इसी की प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो हो रही है ये पूरी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरा ऐसा मानना है अमेरिका के पास ना तो कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है। स्टेट ऑफ हार्मुज का क्यों मुद्दा आया? क्योंकि वहाँ पूरी आर्थिक है। और आज आपने कहा बहुत अच्छा बयान आया, यूनाइटेड स्टेट व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं वो कहती हैं उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है। वो एक तरह से ये बताना चाह रही है भाई, क्योंकि खर्चा बहुत है। अब अगर अमेरिका चाह रहा है इस युद्ध के लिए और खर्चा पैसा चाहिए, तो अगर वो अपनी संसद में पैसे के लिए सीधे सीधे बिल रख रहा है, इसका मतलब ये खर्चा बहुत ज्यादा है, पैसा और चाहिए। इस पैसे की भरपाई कहां से होगी? अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, उधर ईरान कह रहा है हमें भी पैसा चाहिए, हमारी अगर डील चाहिए तो भरपाई कीजिए पहले। कौन लाएगा ये पैसा? सीधी बात ये है रिजवी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं क्योंकि ये अमेरिका ने जो कहा कि पैसा दीजिए, अब क्या ये ईरान ने एक शर्त रखी है कि हमें पैसा दीजिए, अगर आपको ये डील करनी है तो हमारी भरपाई कीजिए, तो क्या अब वो बाकी खाड़ी देश मिलकर आपकी भरपाई कराएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। अमेरिका ने अगर कहा है पैसा दीजिए तो इसमें नई बात क्या है? अच्छा। अमेरिका ने 2-3 साल पहले कहा था कि सऊदी हमारी गाय, दूध देने वाली गाय है, बिल्कुल वादे बात तौर पे है। अमेरिका ने, ट्रम्प ने 3 दिन पहले कहा कि इस्माइल
डैश डैश डैश। अमेरिका इस तरह से सऊदियों को और वहाँ के जो हुक्मरानों को बेइज्जत करता रहता है। इसमें इतनी बहस क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। अमेरिका का पूरा बिजनेस मॉडल यही है कि वो किसी मुल्क में आता है, वहाँ पे अशांति फैलाता है, फिर वहाँ अपने अड्डे बनाता है, फिर कहता है कि भाई अड्डे चलाने के पैसे भी हम तुमसे लेंगे। तो ये इनका मॉडल है, वो इसी पे काम करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ट्रम्प ने कोई नया काम नहीं किया है। अमेरिकन रिजीम इसी तरह से काम करती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना हल्ला क्यों है। वो जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी पद्धति है, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पुराने जो नहीं तो यहाँ पे यूएस बेसेस बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आपने क्यों यूएस बेसेस बनाए हैं? यूएस बेसेस बनाए हैं कि गल्फ स्टेट को सिक्योरिटी देंगे। आप अपनी यूएस फोर्सेस को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। 40,000 यूएस फोर्सेस दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत के होटल्स के अंदर छुपे हुए हैं, सिविलियंस इलाकों में छुपे हुए हैं। कौन सी सिक्योरिटी की बात हो रही है? अरब देशों को समझना चाहिए कि भाई यूएस के अंदर वो ताकत नहीं रह गई है कि आपको सिक्योरिटी दे दे। तो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और जो ईरान कह रहा है कंपनसेशन, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ वर्जी में हमला हुआ है। और जो ट्रम्प पैसा मांग रहे हैं, बड़ी बात कही है, आपने कहा अमेरिका में अब वो कुव्वत नहीं रही है कि वो आपको सुरक्षा दे सके, ये आप कह रहे हैं। मुझे ये पूछना है, क्या सऊदी अरब में बैठे हमारे जो मित्र हैं हमारे, वो भी क्या यही मानते हैं? जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। नहीं, मैं इस पे ये कह रहा हूँ, रमीज साहब मैं उस पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लॉज का उल्लंघन हुआ है, हाँ। ठीक है, वो एक जगह पे, तो क्या इनको ये राइट्स मिल जाती है कि आप यहाँ पे सिविलियंस को, आप यहाँ पे एयरपोर्ट्स को, यहाँ पे तमाम चीजों को, आप एक अमेरिकन बेस की बात करते हैं, आपने पहले ये कहा। दूसरी बात, सऊदी अरब में जो इनके खुद सफीर और एम्बेसडर थे, वो उनका भी आप स्टेटमेंट देखिए, उसमें ये कहा गया था कि सऊदी ने शुरू में ही कह दिया कि हम अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने नहीं देंगे। उनको यकीन नहीं करके वेस्टर्न मीडिया के फैलाए गए, कह रहे हैं आपका इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका आपका इस्तेमाल कर रहा है, उगाही कर रहा है, आप लोग होने दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली बात ये बताऊं कि मैं भारतीय हूं, मैं सऊदी नहीं हूं। हाँ। मैं भारतीय एनालिस्ट के होने नाते यहाँ जो रहता हूं और गर्व से यहाँ रहता हूं, खुशी से रहता हूं। 25-2.5 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान के, तो हम जो देखते हैं हम वो कहेंगे। मैं उसमें आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे भी जो रिटेलिएशन के नाम पे इधर जो अटैक्स हुए और यहाँ जो मासूमों की भी जाने गई, वो किस हद तक मुनासिब है। उसके बावजूद भी सऊदी अरब या यहाँ की जो जितनी भी हुक्मरान है, वो एक विजन के साथ चल रही है और वो चाह रही है कि रीजनल एस्केलेशन नहीं हो। यहाँ पे क्या ये स्ट्रांग नहीं है? सऊदी अरब एक पीस लविंग कंट्री है, स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन फिर भी वॉर नहीं चाहती क्योंकि रीजनल एस्केलेशन नहीं चाहती। देखिए, खाड़ी की तरफ से होता हुआ, ये रेड सी की तरफ जाता हुआ, सबसे ज्यादा आरोप सर यही लग रहे थे कि वहां से मोहम्मद बिन सलमान बार बार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए, ईरान की सारी शक्तियां सीमित कर दीजिए, उन्हें खत्म कर दीजिए। ये खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सच है, मीडिया नैरेटिव्स हैं ये आप अगर यहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स भी देखेंगी तो सरासर ये बात गलत है। अगर वैसा होता तो आज सऊदी अरब किस तरीके से, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे तमाम कंट्रीज के साथ मिलके डी एस्केलेशन और रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात करते, तो आप मुझे बताएं कि वो वेस्टर्न नैरेटिव्स को मान रहे हैं। और ईरान के जो एम्बेसडर यहाँ मौजूद है सऊदी में, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने नहीं इजाजत दी, उसकी बात नहीं मान रहे। नैरेटिव्स हैं, तमाम बातें झूठ हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वसूली किंग की तरह लग रहा है। मुझे कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो इस युद्ध में पाकिस्तान ही अपने लिए निकाल रहा है, तो सबसे ज्यादा वसूली के मूड में तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जहां से बिल जाए वहां से बटोर ले। आरजू जी वो कहते हैं इस वक्त बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं कि भाई कहां से क्या मिल जाए। इस वक्त हम डिमांड में हैं और मेरा ख्याल है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तरफ देख रहे हैं और ईरान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूर हालत ख़राब है और अमेरिका ने हमेशा से जब भी कहीं वॉर की है तो वो आधे रास्ते में छोड़कर कुछ चले गए हैं और दूसरों को फंसा गए।
जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था कि 20 साल लड़ते रहे, उसके बाद चले गए, आज हम भुगत रहे। ऐसे ही कुछ लगता है कि ईरान के साथ भी होगा और ईरान भी उनके काबू में नहीं आ रहा है। चाहे लाख वो कहें कि उन्होंने ईरान को डैमेज कर दिया है, ईरान पे ये कर दिया वो कर दिया, छोटी कंट्री है, छोटी नहीं, लेकिन ईरान ने भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तोते उड़ा रखे हैं और उनको यकीनन अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए शायद गल्फ कंट्रीज से अब वो मदद मांगने की या दुहाई देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्या, लगता नहीं कि ईरान इतनी आसानी से उनके काबू में आएगा। नहीं आरजू जी, आपने ये बात तो कही, ये बात तो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ईरान को जहां पे उन्होंने सोचा था कि बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे इस वॉर को, अब 32 दिन बाद भी वो इस मुकाम पे नहीं आ पा रहे कि वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओवर और हम अब वापस रिट्रीट कर लें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि जहां पैसे की चिंता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी तो हर मोटिव पैसे के लिए ही है। उन्हें लग रहा है कहां से मिल जाए, डोनाल्ड ट्रंप दे दें, हम इंटरमीडियरी बन जाएं, सऊदी अरब दे दे, हम डील कर लें, ईरान दे दे, ईरानी तेल दे दे। देखिए, अब पैसा तो हर एक को ही चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए। अब ये और बात है कि हमें किस तरफ से फ़ायदा हो सकता है या किस तरफ हमें जाना चाहिए, ये फैसला करना पड़ेगा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सोच समझ के। क्योंकि अगर ये सिर्फ पैसे के पीछे गए और सऊदी अरेबिया का साथ दिया कि ईरान अटैक कर रहा है तो हम सऊदीया के कहने से ईरान के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ईरान ने इस वक्त जो हाल कर रखा है गल्फ कंट्रीज़ का, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो इनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे अगर ये रहे तो उसके बाद ईरान से दुश्मनी या ईरान से लड़ाई जो है बहुत महंगी पड़ सकती है। उसमें से पैसे का क्या है, पैसा हम किसी और से ले लेंगे। इस वक्त हमें जान बचाने की सोचनी चाहिए और वो जो है वो ईरान से बचे। पैसा किसी और से ले लेंगे। अब ये वाली जो चीज है प्रभुदयाल जी, आपने देखा पाकिस्तान वो खुलकर एडमिट कर रही है हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए कहीं से भी मिल जाए, हमें बस वो देखना है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि जिस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी इस कदर आ गई है कि आप युद्ध भड़का दें, ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया भर में हंगामा मच जाए, दुनिया भर में महंगाई का एक खतरा बढ़ जाए, उन सब के बाद आप पूरा बिल फाड़ कर दे दें दूसरे देशों को। अब यही चलेगा कि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ये करेगा तो फिर तो किसी और से कोई उम्मीद नहीं। देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी की तो छज्जें उड़ा दी गई, अब ग्लोबल ऑर्डर रहा ही नहीं, अब तो सिर्फ ग्लोबल डिसऑर्डर रहा। आरजू जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है वो पैसे के लिए नहीं, वाकई में अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस, और सऊदी अरेबिया पे जो अटैक्स हो रहे हैं उस पैक्ट के तहत वो पाकिस्तान पे अटैक्स माने जाते हैं। तो सऊदी अरब जो है पूरी कोशिश करेगा अगर उस पर अटैक पड़े तो पाकिस्तान उसकी सैन्य तौर पर सहायता करे, सैनिक भेजे। क्योंकि एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट तो पाकिस्तान ने इसलिए किया था कि अगर भारत के साथ किसी तरह की जंग हुई तो सऊदी से उसको हाई ग्रेड वेपनरी मिले, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब सऊदी अरेबिया पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान को डर है कि अगर ये अटैक बढ़ते रहे तो वो भी इस लड़ाई में फंस सकता है। सऊदी अरेबिया को अपने इन्वॉल्वमेंट से कैसे मना करेगा। इसके अलावा देखिए, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को वो अपने भतीजों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मेरी बात मानो, जो मैं चाहूँ वो तुमको करना है। अगर ट्रंप ने ये रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के आदेश दिया कि वो पाकिस्तान में बेसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी लीडर इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। इस तरह से भी पाकिस्तान को डेंजर है कि इस वॉर में बिला वजह वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पाकिस्तान जैसा अर्जुन ने कहा अपनी जान बचाने के लिए ये मीडिएशन कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो खुद इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अगर अमेरिकी बेसिस वो चाहेगा कि पाकिस्तान से ऑपरेट करे तो क्या आसिम मुनीर मना कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आ रही हूँ मेजर जनरल, उससे पहले खबर बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, जरा सुन लीजिए आप लोग भी। फ्रांस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज कस दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, फ्रांस ने सैन्य विमान न जाने दिए, ईरान के खिलाफ मदद नहीं कर रहा है फ्रांस, अमेरिका इसे याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, याद रखेगा, यानी कि धमकी एक तरह से, युद्ध से दूर रहे देशों पर अब ट्रंप भड़क रहे हैं।
ब्रिटेन जैसे देशों ने युद्ध से दूरी बनाई, आपको याद होगा स्टारमर का बयान भी आया था, दिस इज नॉट आवर वॉर। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं आपने मदद नहीं की है तो हम भी मदद नहीं करेंगे। अब ये क्लियर धमकी है, आपने नहीं मदद की है, हम भी मदद नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ जो रिश्ता था वो अब बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनो तो रिश्ता बदल जाएगा। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक तरह की नई दिशा डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दी है। मैं एक बार जरा मेजर जनरल आपके पास आ रही हूं, जो बात उन्होंने कही, क्या ये हो सकता है कि वो बोले पाकिस्तान से भाई हमें यूज करने दीजिए इसे एज बेस? देखिए, उनका तो दुम मरोड़ेंगे ही यदि उनको ज़रूरत पड़ी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, और इसके पहले अमेरिका ने यूज़ किया हुआ है इसी वॉर में ईरान के। देखिए, जितने भी वहाँ सैटेलाइट एंटीना गए थे जो एलन मस्क के, ये पाकिस्तान के रास्ते ही गए। 900 किलोमीटर का बलूचिस्तान से होता हुआ रास्ता है, तो सारे वहाँ गए हैं। जो वहाँ पर भड़काना चाहते थे, जो कह रहे थे ना रिजीम चेंज की बात कर रहे थे 28 फरवरी को, उसके पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं इसी रास्ते से हुई हैं। जो वहाँ पर जो सैटेलाइट एंटीनास गया है पाकिस्तान के रास्ते, तो आप कह रही हैं कि बेसिस ये दे देंगे। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी दे सकता है अपने देश के पूरे खजाने, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही है फितरत पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान की फितरत चाइना के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, सऊदी अरेबिया के साथ ट्राई किया है, मगर सऊदी अरेबिया अभी दुम मोड़ रहा है वहाँ पर। देखिए, आपको कियानी है, उनके एक चीफ होते थे, वो वहाँ पर अभी पूरे यदि सऊदी अरेबिया में देखेंगे, सुल्तान एयरबेस में जहाँ पर E3 जो एवेक्स मारा गया है, जो उसके एंटीना मारे गए हैं, और 6 KC 135 जो कहते हैं ना फ्यूलर हैं, जो टैंकर्स हैं, जो उड़ाए गए हैं, उसकी जिम्मेवारी यदि इसको देखने की थी, इनकी थी, क्योंकि ये आउटसोर्स हुआ था। अमेरिका ने भी आउटसोर्स किया था इन्हें। अभी आप बताइए वहाँ से ये कैसे निकल सकते हैं? चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। मैं आरजू जी से पूछूंगी, आरजू जी, आपके बेसिस इस्तेमाल करने के लिए फिर आप भी एवज में कुछ मांगेंगे? अब तो युद्ध यही हो गया है, आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए करेंगे, वरना पैसा दीजिए। देखिए, ये पहले जैसा आसान नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को बेसिस दे दे ईरान के खिलाफ। अब पहले और बात थी अफगानिस्तान। आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ मना कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? शहबाज शरीफ को किसी तरीके से निकलने की तो कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए कि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकता है इनको। इस वक्त ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी अटैक्स चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो पहले जो 20 साल हमने मदद की थी या हमने साथ काम किया था अमेरिका के, उसके इफेक्ट्स भी हैं। और ये दोबारा से इस वॉर में जाकर मुझे नहीं लगता कि ये ईरान से इतना झगड़ा मोल ले सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जो कुछ किया है गल्फ कंट्रीज़ के साथ वो हमारे सामने। अफगानिस्तान का तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस वक्त इनको ईरान से बचने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा वहाँ जाकर खड़े हो जाएं कि आओ हमें मारो। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से बचने की कोशिश की जाएगी, और यही करना भी चाहिए। यही करना भी चाहिए। अब मैं एक बार जरा मैं चाह रही हूँ आप हमारे अमेरिका और ईरान के गेस्ट को दोनों को ले लीजिए जरा। विभूति जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, उन्होंने बड़ी क्लियरली टर्म्स सेट कर दिए हैं कि आप मेरे साथ अगर काम करेंगे, अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर अस। तो ये वाली सीधी उन्होंने एक टर्म्स दुनिया के सामने रख दिया है। अब ईरान वाले पक्ष पर क्या उन्हें झटका लगा है? क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बयान दिया फ्रांस को लेकर, ब्रिटेन को लेकर, आपको लगता है और भी देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी विभूति जी, आपसे। अच्छा, नहीं, इसमें ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की नजर नेटो पर भी थी। वो कभी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में नहीं रहे हैं, वो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि नेटो में सारा का सारा पैसा अमेरिका ही क्यों भरता है भाई। तो उन्होंने अप किया बजट, 2% कर दिया, वो सब सारे के सारे मान गए। उसके बाद उन्होंने अब 5% कर दिया, सारे के सारे यूरोप मान गए। और अब जो है, बिकॉज ऑफ उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण वो ट्रंप को नहीं सपोर्ट करना चाहते। ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वहां पे, वो मैं जो कहता हूँ वो गवर्नमेंट्स हैं वहां पे। मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। सो नाउ ट्रंप को तो अपना, वो तो जीत रहा है मामला। ही विल गेट आउट ऑफ नाटो नाउ।
Why would NATO, अमेरिका क्यों NATO का सरदर्द अपने ऊपर उठाए? ये तो NATO तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित किया था। सोचिए इस बात को, व्हाइट ओनली, members only, by invite only, war club of the world. The only war club in the world is a new 21st century tool of imperial and colonialism. So इसमें क्या है कि जैसे वॉर के समय में आपको हर तरह के दोस्त चाहिए। पाकिस्तान जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा हुआ था कि वी हैव डन द डर्टी जॉब फॉर वेस्टर्न अमेरिका फॉर लास्ट 30 इयर्स। तो वो पैसे नहीं। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि खेल बहुत कुछ हो रहा है, शतरंज के मोहरे बहुत पर जो बात रिजवी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कही, उन्होंने कहा कि इसमें हैरानी क्या है, अमेरिका तो हमेशा से ये करता आया है। अमेरिका हैज बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब जो आप कह रहे हैं सालों से कर रहा है और इसमें कोई नई बात है ही नहीं। तो वो तो एक, उन्होंने कहा कि दुनिया का जो एक दादा है वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका बने हुए हैं। रिजवी साहब, तो फिर एक बात बताइए, आप लोग भी तो भरपाई चाह रहे हैं। ईरान में शर्त क्या रखी गई है कि हमें इसका कॉम्पनसेशन दीजिए, और मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल वाजिब डिमांड है, किसी भी देश में आकर बमबारी कर दो, खत्म कर दो, लेकिन वो कैसे भरपाई होगी आप खुद सोचिए। मैं पहले ये कह दूं कि ट्रंप का एहसान है दुनिया के ऊपर, जो ट्रंप कर रहे हैं वो जंग की माहौल है। लेकिन आप देखिए दूसरे नजरिए से ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिकन सुप्रीमेसी को तमाम कर रहे हैं। ट्रंप जो है दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, नेटो को खत्म कर रहे हैं, यूएस की जितनी भी फोर्सेज हैं वेस्ट एशिया से बाहर निकालने का मुकदमा बना रहे हैं, इजराइल की जो उन्होंने पूरी मदद कर रखी है अमेरिका फर्स्ट के नाम से, इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी की वजह से अपने मुल्क के अंदर 1 करोड़ तक के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, अमेरिकन मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को बर्बाद कर रहे हैं, और ये एहसान है ट्रंप का। दुनिया एहसानमंद रहेगी। अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अभी सऊदी से जो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि वो जिस तरीके से सऊदी के हुक्मरानों को जलील करते रहते हैं, ट्रंप गल्फ स्टेट को साफ तौर से बताते हैं कि तुम हमारे पपेट्स हो, तुम हमारे हाथ की कठपुतली हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ट्रंप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीसीसी को तोड़ रहे हैं ट्रंप। ये सारे ऐसे काम है कि किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन से खत्म हो रहा है अमेरिका का रिलेशन। इस जंग के बाद नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका की जो असर है वो सिर्फ अमेरिकन हेमिस्फीयर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक रह जाएगा, और यहाँ पे जितना भी वेस्ट एशिया में जो उन्होंने बना रखा है माहौल कि आते हैं अटैक करते हैं, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, कहीं पे भी आगे तबाही मचाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया। रमीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रमीज साहब सऊदी अरब से कुछ कहना चाह रहे हैं। रमीज साहब बोलिए। रिजवी साहब अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे कि वो बेइज्जत करते रहते हैं, नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, रिजवी साहब से डायरेक्ट समझना चाहूंगा, कोई इंसान किसी को बेइज्जत कर सकता है? मैं एक मिनट, मुझे आप बात करने प्लीज, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर मैं रिजवी साहब की एक मिसाल के तौर पे मैं उनकी या किसी भी पैनलिस्ट की बेइज्जती कर दूं, तो क्या वो बेइज्जती हो जाएगी या उनके किरदार और उनके एक्शन से वो पता चलेगा कि उनकी इज्जत है या बेइज्जती है? खुद कुरान में भी कहा गया है कि बतो इज्जो मंतशा बतो जिल्लो मंतशा। अब यहाँ पे अगर कोई प्रेसिडेंट आके किसी को बेइज्जत करने की बात करे तो आप कहते हैं ना, आसमान की तरफ आप थूक फेंकेंगे तो वो थूक आपके ऊपर खुद आके गिरेगा। तो यहाँ पे ये यकीन अगर आपको नहीं है तो ये इस पे मजाक उड़ाना या मजाहिया तर्जुमा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी ज्यादा पीस लविंग और स्ट्रॉन्ग कंट्री सऊदी अरब में, यहाँ की लीडरशिप की विजन की मैं इतनी तारीफ करूंगा। मैं अकेले नहीं, 2.5 बिलियन इंडियन जो यहाँ रहते हैं वो किसी से भी पूछ लीजिए, बरसरे रोजगार रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, और इनका जो विजन चल रहा है यहाँ पे, उस पर अगर जो अटैक्स हो रहे हैं रिटेलिएशन के नाम पे, जो मासूमों की तरफ किया जा रहा है, वो भी पूरी तरीके से एक बिल्कुल इंटरनेशनल लॉज का उतना ही ज्यादा वायलेशन है जितना कि आप ठीक है। मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ रिजवी साहब। वो कह रहे हैं आप सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं, आप उनके रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, आप उनके यहाँ मासूमों पर अटैक कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है। आप किस मुंह से बोलेंगे? मुझे लगता है, हाँ बोलिए रिजवी साहब। मिस इन्फॉर्म्ड है, उनको पूरी खबर नहीं पता है कि वो सऊदी में अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर आपको अपना घर सुरक्षित करना है तो गुंडे को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर आपके घर के अंदर कोई गुंडा छुपा हुआ है तो हम उस गुंडे के ऊपर अटैक करते रहेंगे जब तक हमारी सेफ्टी नहीं हो जाएगी। आप अपने यहाँ से यूएस बेसेस को हटा दीजिए, आपके यहाँ अटैक होना बंद हो जाएंगे। कोई भी अटैक अमेरिकन इंटरेस्ट
के अलावा मिस इन्फॉर्म तो आप खुद भी है कि जब आपके अपने सफीर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी एयर बेसेस यहाँ पे मिस इन्फॉर्म तो आप भी हैं सर कि आपके अपने एम्बेसडर जो यहाँ पे उनको आप पूछ लीजिए कि सऊदी अरब ने यहाँ पे अपने एयर बेसेस को शुरू से कहा कि हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उसके बावजूद आप वेस्टर्न मीडिया के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा पे जा रहे हैं कि सऊदी अरब ऐसे कर रहा वैसे कर, लेकिन आपको जो हकीकत यह है कि शुरू से सऊदी अरब किसी भी तरीके से इस वॉर में नहीं जाना चाहता था। और आप बीजिंग के जो एग्रीमेंट हुआ था, बीजिंग एग्रीमेंट की तो धज्जियां उड़ गई ना। इतने अच्छे रिलेशन जब बन रहे थे और एक मौका था, ये रिश्ते खराब हो रहे हैं क्या? या दूसरी चीज खराब हो रहे हैं जनरल, ये युद्ध में वो कह रहे हैं कि जितना बड़ा विलेन अगर अमेरिका को बना रहे हैं तो आप भी बन रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने पड़ोसियों पर उसी तरह हमले कर रहे हैं। देखिए, यदि मैं मर रहा हूं, मेरा क्या होगा? सेंटकॉम कहाँ है? अल उदीद बेस्ड में है, कुवैत के अंदर, सॉरी कतार में। और दूसरा फिफ्थ फ्लीट कौन है? फिफ्थ फ्लीट मेजर है, पूरा ये जो पर्शियन गल्फ के ऊपर में खुले रखने का उसकी जिम्मेवारी है। और किसके अगेंस्ट आए हैं आप? ईरान के अगेंस्ट में। यदि मैं भी होता मिलिटरली, मैं यही करता। और बहुत बड़ी सोच है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। आप क्या करेंगे? ये इन्होंने छोड़ दिया। कतार में मालूम है कितने 100 लोग बढ़े हैं अभी बेस में, सारे वो उस इलाके में चले गए, रहायशी इलाके में 5 स्टार होटलों में रह करके वो चला रहे हैं बैटल। सेंटकॉम वही चला रहा है ना ये। सेंटकॉम को कैसे मैं नहीं टारगेट करूं? और किस हिसाब से? यदि आप सिविलियन इलाके में चले जाके 5 स्टार से चला रहे हैं, मेरे ऊपर आप अटैक डलवा रहे हैं, इतना डिवास्टेटिंग अटैक है बच्चों के स्कूलों में, तो मैं तो आपको टारगेट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? दोनों तरफ से हो रहा है। मैं बस एक सवाल एक बार आरजू जी से जरूर पूछूंगी। आरजू जी, ये बता दीजिए, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पैसे देगा तो आप अपने बेसेस इस्तेमाल करने देंगे या वो पैसा जाने देंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे लगता नहीं कि इस वक्त ईरान के खिलाफ ये इस्तेमाल होने देंगे। ये कोई ना कोई तरीके से उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहरहाल ईरान अफगानिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान में जो गलती हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल है वो रिपीट नहीं होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान के खिलाफ ये इस्तेमाल होने देंगे। गलतियां तो खैर आप बार बार करते हैं, एक बार में सीखते नहीं है, बार बार गलतियां करते हैं आप। तो वो अब सीख गए कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये देखिए दुनिया जरूर सीख रही है। ग्लोबल डिप्लोमेसी कैसे बदल रही है, उसकी अलग अलग चालें कैसे सामने आ रही हैं, उससे दुनिया के मुल्क भी सीख रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।